अब तारीख से वाज़ेह होता है कि एक तरफ जनरल मुशर्रफ था तो दूसरी तरफ भी एक जनरल ही था, और जिसको जनरल क्या नहीं कहते। काजी फायद ईसा साहब को 2.0 वर्जन भी कहा जाता है। काजी फायद ईसा साहब ने जवाज़ फ्राहम कर दिया है एग्जेक्टिव को कि वो ओवर रीच करे जुडिशरी में। फायद ईसा साहब उस वक्त स्टैंड ले लेते तो शायद 26वीं आईनी तरमीम का रास्ता ना हमवार होता। उन्होंने एक बाकायदा तौर पर रास्ता, एक प्लेटफॉर्म बना कर दिया। 1.25 साल का टेन्योर बनता है एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो ऐसा ही है, और उसमें तमाम तर वही फैसले हैं जिसमें नज़र आ रहा है कि इवेंचुअली 26वीं आईनी तरमीम की राह हमवार। उस आइन के अंदर ही ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ एक ऐसी तरमीम कर दी जाए कि जो मकासद 3 नवंबर 2007 का फरमान हासिल नहीं कर सका, वो मकासद जो है 26वीं आईनी तरमीम हासिल कर। और 26वीं आईनी तरमीम भी अदलिया के ख़िलाफ़ कू है। ये 26वीं आईनी तरमीम है जिसके ख़िलाफ़ आईनी दरख्वास्तें आज तक इन जजों ने सुनने के लिए मुकर्रर भी नहीं की। 3.0 कहना तो शायद उन दोनों के साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि ये तो वो इख्तियार है। 26वीं आईनी तरमीम के सबसे बड़े अगर बेनिफिशरी हैं तो वो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। ये बच ही सकें पतली गली दोस्त कहते हैं सदूर साहब के, अक्सर वो तो अब घोड़े ही दौड़ा रहे हैं वहाँ पर, जिसका नाम भी उन्होंने गालिबन जस्टिस रखा हुआ है। जो ओहदों पर आते हैं कि ओहदे हमें मिल जाएं, प्रोटोकॉल्स हमें सारे वो मिले, मगर काम हमें ना करना पड़े। तो मेरे ख्याल में ऐसे घोड़ों के होते हुए अडियाला जेल में जिस किस्म के चैलेंजेस हुकूमत को फेस कर रहे हैं, वो चैलेंजेस जो हैं अब इतना मुश्किल नहीं है। तो ना सिर्फ ये कि ये हुकूमत हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने पे फ़ख्र कर रही है, हमारी अदलिया भी इस वक्त हाइब्रिड हो चुकी है। पूरी दुनिया में जो जज होता है ना, वो किसी भी मज़लूम का आखिरी सहारा हो। पॉलिटिशियन आखिरी सहारा नहीं होता। उन्होंने एक ही बात पूछी, क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही? हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। वफ़ादारी आइन से होती है, वफ़ादारी हुकूमत के साथ होती है, वफ़ादारी किसी बावर्दी इदारे के साथ नहीं होती। फिर इस अदलिया की हम फातिहा पढ़ लें? मेरे ख्याल में हमें उस काजी की फातिहा भी नहीं पढ़नी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज टीवी शोज़ जब आप देखते हैं तो उसमें सुनते होंगे कि हमारे साथ एक बड़ा डिस्टिंग्विश्ड पैनल है। डिस्टिंग्विश्ड पैनल है मतीउल्लाह जान और साथ उनके अदील सरफराज साहब हैं। दोनों को आप मुझसे ज़्यादा बल्कि जानते होंगे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। तो पहले तो जनाब आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, और कि आपने वक्त निकाला, यहाँ पे आए। आप मतीउल्लाह के साथ तो बहुत पुरानी रफ़ाकत है। इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर कि आप यहाँ वक्त निकाल के आए। हम इस शो में थोड़ा सा इहाता करना चाहते हैं पाकिस्तान की अदलिया का सफ़र मार्च 2007 से लेके जुलाई 2025 के इस दौरान क्या क्या हुआ, क्यों हुआ। तो उसमें चूँकि अदील भी और मतीउल्लाह भी इसको फॉलो करते रहे हैं, तो आप इजाज़त दें तो पहले हम मतीउल्लाह से पूछ लेते हैं। आप ही ने एक सवाल उठाया था कि अगर 9 मार्च 2007 ना होता, यानी ये वो दिन था जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ और चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की मीटिंग थी, और इफ्तिखार चौधरी ने मुबैना तौर पे इनकार कर दिया था कि मैं आपकी पिटिशन, दूसरी सदारत, ओहदे सदारत के हवाले से पिटिशन, मैं उसका साथ नहीं दे सकता। तो ये बताएं उसके बाद जो कुछ हुआ है, तो आपका ये ख्याल है कि वो अगर ना हुआ होता तो आज अदलिया का ये हाल ना होता? बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब। और आपने जो कहा कि अगर 9 मार्च ना होता तो शायद आज अदलिया मुख्तलिफ सूरत हाल होती। 9 मार्च ना होता तो शायद ये भी हो सकता था कि इफ्तिखार चौधरी इस्तीफ़ा दे देते तो 9 मार्च ना होता, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। अब जब बात अपनी नौकरी की आई तो एक चीफ़ जस्टिस ने स्टैंड ले लिया, और उसके साथ एक बड़ी ही मुनज़्ज़म वकला बरादरी भी थी जिसने स्टैंड ले लिया, और फिर सिविल सोसाइटी उसमें शामिल हो गई। और फिर जो रियासत की अपने अंदर की जो सियासत थी, जिसमें जनरल मुशर्रफ जो थे उनकी अफादियत फ़ौज के इदारे के अंदर भी ख़त्म हो रही थी, तो उस अंदरूनी सियासत ने भी जो है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को मजबूत बनाया और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को चौधरी बनाया। तो जो वकला तहरीक शुरू हुई तो हमने देखा कि उसमें 9 मार्च के बाद फिर 20 जुलाई को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ख़िलाफ़ रेफरेंस ख़त्म हो गया, उसको बहाल कर दिया गया। फिर 3 नवंबर 2007 को एक PCO आया। फिर PCO जब आया तो फिर वकला बरादरी सड़कों पे आई, और ये वो वक्त था कि जब जनरल मुशर्रफ जो थे वो ऑन हिज़ वे आउट थे। और फिर मेरे ख्याल में फरवरी में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो उसके बाद
वकला बरादरी जो थी उसने अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझा उसको, मगर फिर जब इलेक्शंस हो गए और आसिफ अली जरदारी सदर बन गए तो उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि अब अब्दुल हमीद डोगर ही चीफ़ जस्टिस रहेंगे और उनको आइनी तौर पे तैनात किया गया है। लेकिन जब वकला बरादरी सड़कों पे निकली, नवाज़ शरीफ ने भी अपने मतलब और मकसद के लिए वकला बरादरी का साथ दिया, तो उसमें एक और अहम फैक्टर जनरल कियानी का भी आ गया, जिनकी एक टेलीफोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। और वो टेलीफोन कॉल बैरिस्टर एतजाज़ अहसन को मौसूल होती है एक ऐसे वक्त में जब लाहौर से वकला बरादरी का और नून लीग की एक रैली जो है इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की शक्ल में रवाना होती है। तो बहरहाल उस टेलीफोन कॉल के अंदर उनको यकीन दहानी कराई गई जनरल कियानी की तरफ से कि जजेस को बहाल किया जाएगा, और फिर वही कुछ हुआ। तो मेरे ख़्याल में 9 मार्च ये तो जो भी हुआ, मुझे लगता है कि एक फ़ौजी डिक्टेटर के पास सोचने समझने की ना तो सलाहियत होती है ना ही वक्त होता है, वो बड़ी जल्दी में होता है। और फ़ौज में फ़ैसले जो हैं वो सोचे समझे बगैर और बड़ी जल्दी में किए जाते हैं, क्योंकि फ़ौज के अंदर हर वक्त एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो आपके लाशऊर में रहती है। यही कुछ जनरल मुशर्रफ के साथ हुआ और उन्होंने जो कार्रवाई की वो उस वक्त वर्दी वाला केस भी चल रहा था कि दोबारा सदर बनना चाह रहे थे वो, तो वो तो होने नहीं दिया गया था। फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जो मैं समझता हूँ जो टसल थी, वो टसल बुनियादी तौर पे उस वक्त तो हम सबको लग रहा था कि असूल और आइन के लिए थी, और इसमें कोई शक नहीं था कि अगर एक तरफ जनरल मुशर्रफ था तो दूसरी तरफ हमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी नज़र आ रहा था। जबकि अब तारीख से वाज़ेह होता है कि एक तरफ जनरल मुशर्रफ था तो दूसरी तरफ भी एक जनरल ही था, और जिसको जनरल कियानी कहते हैं। मगर बहरहाल जो भी सूरत हाल थी, हम जैसे इंटेलिजेंसिया मीडिया और सियासतदानों के लिए अब हमने एक पोजीशन लेनी थी, और डेफिनेटली वो जनरल मुशर्रफ की साथ तो हम खड़े हो नहीं सकते थे। तो आप इसे चारों नाचार कहें या कम फहमी कहें, हमने अपने अपने दानस्त के मुताबिक ज़मीर के मुताबिक जो पोजीशन ली वो यही थी कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी एक दुरुस्त आदमी है। और फिर जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल हो गए तो हमने देखा कि किस तरीके से आसिफ अली जरदारी की जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बड़े जारहाना अंदाज से मुख्तलिफ़ मुकदमात की कार्रवाई की। एक दिन ख़बर छपती थी करप्शन की, दूसरे दिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब सो मोटो नोटिस ले लेते थे। और उसके अंदर भी हमने देखा कि जनरल कियानी के दौर में हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी की सिविलियन हुकूमत को कमज़ोर किया और भरपूर अंदाज से उस वक्त भी मीडिया को इस्तेमाल किया और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को भी इस्तेमाल किया। तो मेरे ख़्याल में ये चॉइस जनरल मुशर्रफ के पास नहीं थी कि 9 मार्च वो करते या ना करते, उन्होंने कुछ ना कुछ करना था। और ये जो 9 मार्च का फ़ैसला था रेफरेंस भेजने का, ये फ़ैसला एक जनरल का फ़ैसला था, और शायद ये हमारी फ़ौजी आमरीत से भरपूर पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ का भी फ़ैसला था कि होना वही था जो जनरल मुशर्रफ ने किया था। अच्छा, तो ये तो अदील आप भी मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे। जब ज़रा सा फास्ट फॉरवर्ड अगर कर लें, जब उमर अता बंदयाल चीफ़ जस्टिस थे, काजी फाजिसा उनके दाएं या बाएं बैठते थे, तो उस वक्त भी मालूम शिकायतें बहुत थी उमर अता बंदयाल से कि वो बुज़दिल हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। तो साथ में उनके जो साहब बैठे हुए हैं वो जब आएंगे तो यहाँ पे बड़ा इनकलाब आ जाएगा। उस वक्त तक हम सब यही समझते थे कि काजी फाजिसा जब चीफ़ जस्टिस बनेगा तो उसकी अपनी एक अलग से तारीख़ है, लेकिन वो तारीख़ तो उस पर एक और स्याह धब्बा छोड़ के चले गए। वो ज़रा आप वजाहत करें जो उमर अता बंदयाल से सफ़र था काजी फाजिसा तक का। तो वो तो ऐसे ही है जैसे अभी बता रहे थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का था। काजी फाजिसा साहब को 2.0 वर्जन भी कहा जाता है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का, क्योंकि जब तक इनको ओहदा नहीं मिला चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, उस वक्त तक ये भी बहुत बड़े इनकलाबी थे। और आप इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को भी देखें, जब तक वो बहाल नहीं हुए तो वो भी असूल पसंद थे, और बहाल होने के बाद जब वो चीफ़ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे तो उनका एक मुख्तलिफ चेहरा सबको नज़र आया। और काजी फाजिसा साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक इमेज बिल्डिंग अपनी बहरहाल ज़रूर की। एक फ़ैसला उन्होंने दिया फैज़ाबाद धरना, जिसे हम सब ने बड़ा रिजॉइस किया है एज ए नेशन, और कहा है कि बहुत तगड़ा फ़ैसला दिया एक जज ने, और
आप कह सकते हैं स्टेटस को चैलेंज किया, बट अगेन जब उन्हें मौका मिला है, जब वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे हैं, तो जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो कर रहे थे अब वो भी हमें दुरुस्त लग रहा है कि वो शायद ठीक थे। जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब ने जिस तरह एक अदलिया का जो जुडिशल सरेंडर हमने देखा है तारीख़ में, वो जो काजी फ़ायद साहब ने किया है वो पहले उनसे किसी भी जज ने नहीं किया। हर जज किसी न किसी सूरत में, हर चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात को बचाने की कोशिश करता रहा है, या जैसा कि पहले हम बात कर रहे थे जुडिशल ओवर रीच होती रही है। अब यहाँ पर ऐसा हुआ है कि काजी फ़ायद साहब ने जवाज़ फ्राहम कर दिया है एग्जेक्टिव को कि वो ओवर रीच करे जुडिशरी में, और इवेंचुअली 26वीं आइनी तरमीम हुई है। और वो भी मैं समझता हूँ कि अगर काजी फ़ायद ईसा साहब उस वक्त स्टैंड ले लेते तो शायद 26वीं आइनी तरमीम का रास्ता ना हमवार होता। उन्होंने एक बाकायदा तौर पर रास्ता, एक प्लेटफार्म बना कर दिया, चाहे उसमें 13 जनवरी का फ़ैसला हो, चाहे उसमें 8 फरवरी के इंतखाबात हों। जो उनका एक ओवरऑल आप देख लें टेन्योर, एक 1.25 साल का टेन्योर बनता है एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो ऐसा ही है। और उसमें तमाम तर वही फ़ैसले हैं जिसमें नज़र आ रहा है कि इवेंचुअली 26वीं आइनी तरमीम की राह हमवार की गई है। अच्छा, 26वीं तरमीम हम कह सकते हैं कि एक स्याह धब्बा है पाकिस्तान की अदालती सियासी तारीख़ में। आप दोनों से सवाल है। मेरे ख़्याल में 26वीं आइनी तरमीम और मार्शल लॉ के नफाज का जो एलामिया हम माजी में सुनते रहे उसमें कोई फ़र्क नहीं है, मासिवाय एक के जो मार्शल लॉ का एलामिया होता था या फिर जनरल मुशर्रफ का 3 नवंबर 2007 का जो फरमान था वो एक एलानिया मार्शल लॉ था। वो एक ऐसा नासूर था जिसको जिस्म से अलग करके जिस्म को बचाया जा सकता था, और यही होता था कि जब मार्शल लॉ जाता था तो जमहूरियत आ जाती थी। मगर 3 नवंबर 2007 के बाद जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो तारीख़ी एक ट्रायल हुआ और जस्टिस वक़ार सेठ का एक तारीख़ी फ़ैसला आया, जनरल मुशर्रफ को सज़ाए मौत हुई, उसके बाद मुझे लगता है कि एक फ़ैसला ये किया गया इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि इस तरह के पीसीओ के तकल्लुफ़ में पढ़ने की बजाय बग़ैर पीसीओ के ही वो काम कर दिया जाए, बग़ैर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के ही वो काम कर दिया जाए कि जो मैरिज करके लोग पछताते हैं। तो अब ये इस किस्म की जो अप्रोच थी वो हमें नज़र आई है 26वीं आइनी तरमीम के अंदर कि जिस आइन का हल्फ जजों ने उठाया था उसके दिफा करने का, मुंतखब वज़राए आज़मों ने उठाया था, मुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने उठाया था, उस आइन के अंदर ही ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ एक ऐसी तरमीम कर दी जाए कि जो मकासद 3 नवंबर 2007 का फरमान हासिल नहीं कर सका, वो मकासद जो है 26वीं आइनी तरमीम हासिल कर लें। और वो मकसद क्या था? 3 नवंबर 2007 का फरमान भी एक किस्म के अदलिया के ख़िलाफ़ एक कू थी, और 26वीं आइनी तरमीम भी अदलिया के ख़िलाफ़ कू है। फ़र्क ये है कि वो जनरल मुशर्रफ का फरमान था जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दिया, जबकि ये 26वीं आइनी तरमीम है जिसके ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तें आज तक इन जजों ने सुनने के लिए मुकर्रर भी नहीं की। तो 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए हुकूमत ने जिस तरीके से अदलिया को कंट्रोल किया है, अगर ये आइडिया जनरल मुशर्रफ के पास होता तो शायद जनरल मुशर्रफ आज भी हुक्मरान होते, बल्कि फ़ील्ड मार्शल होते। तो आज हम फिर हो सकता है तीसरे फील्ड मार्शल को भुगत रहे होते हैं, जो भी है। लेकिन बात यह है कि 26वीं आइनी तरमीम ने बहुत नुकसान पहुँचाया है। ये वैसे ही है कि एक तो कातिल, डाकू, जराइम पेशा अनासर किसी इंसान का खून कर दें तो हम उसको कातिल और डाकू कहते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान की जान कोई डॉक्टर ले ले, कोई सर्जन ले ले, तो हम उसको अल्लाह की मर्ज़ी कहते हैं। हादसा अल्लाह की मर्ज़ी, और हम उस पर खामोश भी हो जाते हैं। यही कुछ 26वीं आइनी तरमीम ने हमारे निज़ाम के साथ किया है कि एक लाइसेंस टू किल जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, और पहले जो भी किलिंग होती थी वो लाइसेंस नहीं होती थी, अब ये लाइसेंस्ड किलिंग अभी वो कहते हैं कि हमने तो और होगी, मज़ीद भी होगी। कहते हैं कि जी तो पार्लियामान के ज़रिए बाकायदा तरमीम के ज़रिए सारा कुछ हुआ है। अच्छा अदील, आपने वो दिलचस्प बात की कि
इफ्तिखार चौधरी नंबर 1 थे, और उसके बाद 2.0 आपने काजी फैज़ ईसा का कहा, तो 3.0 क्या याया आफरीदी हैं मौजूदा चीफ़ जस्टिस? क्योंकि शायद इन्हीं ने बात की थी, किसी ने कहा कि अदालत जो है वो रात को खुल गई, जिस तरह पेशावर में भी ये सेनेट के इलेक्शन से एक दिन पहले अदालत खुल गई, और जिनके लिए खोलनी थी अलग। और जब वज़ीर आला ने दरख्वास्त डालनी चाहिए तो कहा गया कि आज वक्त नहीं है आपसे, हम पीर के दिन दरख्वास्त लेंगे जब अदालत खुलेगी। तो वो कहते हैं शुक्र करें कि अदालतें काम कर रही हैं। तो ये बताएं, बस हमें शुक्र कर लेना चाहिए कि अदालतें काम कर रही हैं, चाहे इफ्तिखार चौधरी था, फिर 2.0 काजी फैज़ और 3.0 अभी याया आफरीदी। इनको 3.0 कहना तो शायद उन दोनों के साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि ये तो बेख्तियार हैं, इनके पास तो इख्तियार है नहीं, मुकम्मल बेख्तियार हैं। बिल्कुल इनके पास शायद खा कान के अब इख्तियार ना होकर भी इनका जो कॉन्फिडेंस है वो काबिल दीद है। देखें जिस तरह इस पूरे निज़ाम के ये बेनिफिशरी, हम तो इन्हें पहले रोज़ से कह रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम के सबसे बड़े अगर बेनिफिशरी हैं तो वो जस्टिस याया आफरीदी हैं कि ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर बैठ गए हैं। वो प्रोटोकॉल जिसकी शायद इनको ख्वाहिश थी बचपन से, वो इनको मिल चुका है। जहाँ तक बात इख्तियारात की, शायद ये चाहते ही नहीं है कि इनको वो इख्तियारात मिले, क्योंकि हमेशा इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बड़े बड़े फैसलों में, बड़े बड़े केसेस में इन्होंने फैसले दिए हैं, अपने डाइसेंटिंग नोट्स दिए हैं, और हमेशा इन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसमें ये बच ही सकें, पतली गली। तो अब यहाँ पर भी आकर उन्होंने जब इख्तियारात या ओहदा, उन्हें ओहदा तो चाहिए था, मगर वो ये चाह रहे थे कि ओहदा भी मुझे मिले और मेरे साथ कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी ना आए। उन्होंने जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी एक ऐसे बेंच को जिसकी तकरीबन 6 माह पहले या साल पहले तक कोई वजूद ही नहीं था। आइनी बेंच जिसे हम कहते हैं, और उन जजेस पर मुश्तमिल है जिन जजेस को बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नवाजा गया है 12 जुलाई को जो उन्होंने फैसला दिया था उसके नतीजे में। तो अब जस्टिस याया आफरीदी साहब का हम वो तो कहते हैं, जैसे आपने भी बात की, अभी रिसेंटली 9 मई के ऊपर बात हुई थी, गालिबन फवाद चौधरी साहब का केस था, तो उन्होंने वहाँ पर अदालत में कहा कि देखें वो अदालतें तो रात को 12-12 बजे तक लग रही हैं और पता ही नहीं होता कि फ्रीकैन को कब उनका केस लगा हुआ है कब नहीं लगा। तो उन्होंने उस पर सवाल उठाने की बजाय ये कहा कि आप रिजॉइस करें, आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अदालतें काम कर रही हैं। तो जब आपका स्टेट ऑफ माइंड ये हो, एक जानिब आपको ये भी नज़र आ रहा है, पूरी कौम को नज़र आ रहा है कि 9 मई के केसेस के ऊपर अदालतें क्या कर रही हैं, प्रोसिक्यूशन का क्या किरदार। अभी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर के अंदर जो हमारे सामने एक पुलिस का जो कांस्टेबल हस्साम अफजल, बिल्कुल उसका बयान सामने आया और किस तरह वो हाजिरी रजिस्ट्री की बात सामने आई, इन सब बातों पर उनकी आंखें बंद हैं। और वो हमारे दोस्त कहते हैं सदूर साहब के अक्सर वो तो अब घोड़े ही दौड़ा रहे हैं वहाँ पर, जिसका नाम भी उन्होंने गालिबन जस्टिस रखा हुआ है अपने घोड़े का। तो उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस ये समझते हैं कि उनका ओहदा है, वो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं और मुल्क में जो हो रहा है वो उसको बजाय इसके कि उसके ऊपर सवाल करें वो उसको कवर अप कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने दिलचस्प एक बात की, मैं आप ही की तरफ ये सवाल फेंक रहा हूँ, जो आपने कहा ना कि इनको बड़े ओहदे चाहिए लेकिन जिम्मेदारी नहीं चाहिए। तो ये तो फिर हमारी जो बड़ी सियासी जमातें उन्होंने भी तो यही काम किया है कि उन्होंने इक़्तिदार उनको मिल गया, टाइटल्स मिल गए, लेकिन फ़ैसले उन्होंने नहीं करने फैसले। और वो चाहते हैं, ये अब हमारे मुल्क में एक नया रुझान पैदा हो चुका है कि वो लोग चाहते हैं जो ओहदों पर आते हैं कि ओहदे हमें मिल जाएं, प्रोटोकॉल्स हमें सारे वो मिले, मगर काम हमें ना करना पड़े। जो असल काम है, चाहे वो 26 नवंबर हो चाहे कुछ हो, वो हमारे वज़ीर आज़म साहब खड़े होकर कह देते हैं, दे देते हैं क्रेडिट हमारी मुसल्लह अफ़वाज को कि उन्होंने देखें कितना अच्छा काम किया। तो यहाँ पर अब मसला ये है कि आप चाहते हैं कि आप तमाम चीज़ें इंजॉय करें, मरात इंजॉय करें, मगर ज़िम्मेदारी आप पर ना है। वो तो सियासी हैं, उनकी समझ में आती है, वो लोग तो उन्हें मालूम, उन्होंने सियासत में रहना है, आगे भी उन्होंने इलेक्शंस में जाना है। जैसे तैसे आज वो इक़्तिदार में आ चुके हैं, कोशिश उनकी यही होगी कि आइंदा इंतखाबात में कम से कम लोग उनको वोट करें। इनके क्या स्टेक्स हैं, ये जो हमारे चीफ जस्टिस साहिबान हैं, ये जजेस साहिबान हैं, इनका तो काम है इंसाफ करना, ये क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों छुप रहे हैं? अगर आप काम नहीं कर सकते आप घर चले हैं। अभी आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की मिसाल, आप बड़ा भोला सवाल से कर रहे हैं, आपके काम नहीं कर सकते तो घर चले जाएं, कमाल है। अच्छा, मंसूर अली शाह की आपकी बात जी, मंसूर अली शाह साहब से अभी रिसेंटली हमने पूछा ना कि अफवाहें थी और वो शायद रिज़ाइन करें, तो उनसे मैंने पूछा कि आप रिज़ाइन कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा क्यों आप मेरे जहन में ऐसे ख्याल डाल रहे हैं? उन्होंने कहा कि यार देखें, हम तो जज हैं, हमने हल्फ लिया है आइन के तहत, तो हमसे जो काम हो पाएगा हम वो करेंगे जो हमने हल्फ उठा रखा है।
जो हमसे नहीं हो पाएगा वो अगर हम घर चले जाएंगे तो हम तो बिल्कुल ही नहीं काम कर सकेंगे। तो हमने काम करना है, उसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब अगर नहीं भी चाहते थे चीफ जस्टिस बनना, बन तो गए हैं, मजबूरी है बेचारे, कम से कम काम कर तो लेना सर। लेकिन मजबूरी में बने होंगे आप मजबूरी में आप तो वो एस्पर्शंस ना उन पे डालें। तो मत ये बताएं कि ये जो अडियाला जेल का एक कैदी है 804 इमरान खान, और इनसे फिर जुड़े हुए दूसरे जो केसेस हैं 9 मई के, डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो सेनेटर एजाज चौधरी, वो भी लगता है वो मरीज़ हैं, उमर सरफराज चीमा का क्या हाल हो गया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नज़र नहीं आते हैं या उनके इदारे इख्तियार से बाहर हैं? देखिए इम्तियाज़ गुल साहब, अभी अदील बता रहे थे कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ज़्यादातर घोड़े पे सवार रहते हैं और उन्होंने अपने घोड़े का नाम जस्टिस रखा हुआ है। मगर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी 2 घोड़े पाल रखे हैं, जिनमें से एक का नाम उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रखा हुआ है और दूसरे का नाम चीफ जस्टिस रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल में ऐसे घोड़ों के होते हुए अडियाला जेल में जिस किस्म के चैलेंजेस हुकूमत को फेस कर रहे हैं, वो चैलेंजेस जो हैं अब इतना मुश्किल नहीं है उनको फेस करना। और अडियाला जेल के अंदर की जो कहानी और जो ट्रायल की कहानी आ रही है, उससे तो अब वाज़ेह होता जा रहा है कि 9 मई का वाक़या तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं, और शायद फ़ौजी तनसीबात पे नुकसान भी बहुत हुआ, हमले भी हुए, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन रियासत जो है वो वाक़यात की बुनियाद पे अपनी मर्ज़ी से लोगों को सज़ाएँ नहीं दे सकती। उसको मुल्क की अदालतों में हर शख्स के ख़िलाफ़ उसका जुर्म साबित करना होता है, और अगर जुर्म साबित नहीं होता तो पूरी दुनिया का ये असूल है कि बड़े से बड़ा मुजरम भी अगर कोई है, मगर रियासत अगर वो जुर्म साबित नहीं कर सकती तो उस मुजरम को बरी करना पड़ता है। तो मेरा बतौर कोर्ट रिपोर्टर तो सारा फोकस जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे है। हम बतौर सहाफ़ी ये तो नहीं कह सकते कि ये हमले नहीं हुए या जिन पे इल्ज़ाम है उन्होंने हमला नहीं किया, मगर जो तरीक़ाकार अपनाया गया है 9 मई के मुलज़मान को सज़ा देने का, और जिस तरीके से फ़ौजी अदालतों में आधे लोगों का मुकदमा चलाया गया और आधे लोगों का सिविलियन अदालतों में, तो ना सिर्फ ये कि ये हुकूमत हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने पे फ़ख्र कर रही है, हमारी अदलिया भी इस वक्त हाइब्रिड हो चुकी है। और ना सिर्फ हाइब्रिड हो चुकी है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि अदलिया जो है वो हाइब्रिड प्लस हो चुकी है, तो ये गलत नहीं हो। इतनी ज़्यादती ना करें आप। नहीं, अब इसमें ज़्यादती की तो कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में जो कुछ हमारे जजों ने अभी तक पिछले चंद साल में किया है, और ख़ास तौर पे 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो ये एक बहुत बड़ी कौमी ज़्यादती है मैं कहूँगा। हमारे जजों ने जो हल्फ उठाया हुआ था आइन का दिफा करने का, वो उस हल्फ पे मेरे नज़दीक पूरे नहीं उतरे। नहीं, वो तो तमाम बड़े ओहदों वाले लोगों ने हल्फ उठाया होता है। ये बात सही है, लेकिन जज जो होता है वो किसी भी, तो आप जज को आइसोलेशन में क्यों देखते हैं इस माशरे के जो हमारे सियासी माशी हालात हैं? वजह है पूरी दुनिया में जो जज होता है ना, वो किसी भी मज़लूम का आखिरी सहारा होता है। पॉलिटिशियन आखिरी सहारा नहीं होता, हुकूमत आखिरी सहारा नहीं होती, मीडिया भी आखिरी सहारा नहीं होता, आखिरी सहारा जज होता है, अदालत होती है। और यही वजह थी कि दूसरी जंग अज़ीम में सर विंस्टन चर्चिल, उन्होंने अपने मुशीर से पूछा कि लंदन पे जब जर्मन तैयारे बमबारी कर रहे थे, तो उन्होंने मुशीर ने उनको आके बताया कि हालात अच्छे नहीं हैं। तो उन्होंने एक ही बात पूछी, क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? क्योंकि विंस्टन चर्चिल को भी मालूम था कि जज और अदलिया किसी भी मज़लूम आदमी का आखिरी सहारा होता है, और जब तक उस मज़लूम की, जब तक एक आम गरीब और बेबस आदमी की उम्मीद और एतमाद हमारी अदलिया पे है कि इस मुल्क से उसको इंसाफ मिलेगा, तब तक वो शख्स इस मुल्क का वफ़ादार रहेगा। वफ़ादारी जो है वो गैर मशरूत नहीं होती, और यही चीज़ हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। वफ़ादारी आइन से होती है, वफ़ादारी हुकूमत के साथ होती है, वफ़ादारी किसी बावर्दी इदारे के साथ नहीं होती, पुलिस या फ़ौज या नेवी या एयर फोर्स के साथ नहीं होती। और ये जो बावर्दी लोग होते हैं, इनकी भी वफ़ादारी जो है वो मुल्क से होती है, आइन से होती है और आवाम से होती है। किसी आर्मी चीफ़, फील्ड मार्शल, एयर या नेवल चीफ़ से
नहीं होती, और ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और इसलिए हम कहते हैं कि अदलिया जो है अगर वो आज़ाद नहीं है तो कहते हैं ना कि जबर का निज़ाम, कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, जबर का नहीं। तो आप बताएं आदिल, कंक्लूडिंग थाट्स के एक अदलिया है कि 26वीं तरमीम जो कि उन्हीं से मुताल्लिक है, उसकी तारीख़ें नहीं तय हो रही हैं। इस तरह जो मिलिट्री ट्रायल जो केस थे कि मतलब मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है नहीं, उस पर कितना अरसा पता नहीं क्या वो अंदर थीसिस तैयार हो रहा था। फिर 9 मई के केसेस हमारी आला अदलिया जो है वो डील नहीं कर सकती है, तो फिर इस अदलिया की हम फातिहा पढ़ लें फिर? सर, उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ सकते हाथ से, लेकिन बज़ाहिर जो इस वक्त हमें ग्राउंड रियलिटी नज़र आ रही है वो तो यही है कि अदलिया के ऊपर अब ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो चुका है पब्लिक का, और ख़ास करके पब्लिक का इस वजह से जो 9 मई की आप एग्जांपल दे रहे हैं उसमें जो पाकिस्तान के आम शहरी हैं वो लोग मोस्टली मुल्ज़िमान में शामिल हैं, जो आला ओहदेदारान भी नहीं हैं, और वो लोग हैं जो एहतजाज का हक़ अपना इस्तेमाल कर रहे थे। जो भी हुआ वो तो अब कोर्ट ऑफ लॉ में ही साबित होगा, मगर ये आम शहरी हैं, तो वो अब जो 9 मई के बाद आपने मिलिट्री ट्रायल देखा वो भी आम शहरी हैं, तो पब्लिक जो है अब वो काफ़ी हद तक उकता चुकी है। अदलिया के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ है, ये शुरू तो 26वीं आईनी तरमीम से पहले हुआ था, मगर 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कुछ हुआ है अब इसके पीछे क्या रह जाता है। जो जजेस साहिबान बात करते हैं या सवाल उठाते हैं या जो डट जाने की बात करते हैं, उनको आप बिल्कुल ही एक कॉर्नर पे बिठा देते हैं, उनके पास केसेस नहीं लगाते। तो एक तरीके से तो नज़र आ रहा है कि अदलिया बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब अदलिया के अंदर से ही जजेस साहिबान हैं, जब वो अगर बात करेंगे, जहाँ अब तकरीबन 5 या 7 जजेस हैं जो मेरे जहन में इस वक्त जिन्होंने ख़त भी लिखा है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ जजेस हैं, अगर इनके साथ कुछ और जजेस भी अपनी आवाज़ में लाएंगे तो शायद ये अपनी बहाली के लिए कुछ कर सकेंगे, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं होगा जब तक ये खुद कोशिश नहीं करेंगे। तकिया किए हुए हैं जजेस साहिबान भी हमारे सियासतदानों से पे जो इस वक्त खुद आप कह सकते हैं कि ज़ेर अताब हैं, तो वो क्या इनको रेस्क्यू करेंगे, वो खुद अपना रेस्क्यू नहीं कर पा रहे। तो इस वक्त तो अदलिया को खुद ही स्टैंड लेना है। और सबसे बदकिस्मती मैं तो ये समझता हूँ, अभी आपने शुरू जो वीडियो की थी आप बात कर रहे थे वकला तहरीक की, अब वो वकला तहरीक उस वक्त शुरू अगर हो सकती थी तो आज क्यों नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ जो प्लानिंग उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब की थी या उनकी काबीना की थी, उससे बहुत अच्छी प्लानिंग इस वक्त वज़ीर कानून साहब की है, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, जो उस वक्त वकला तहरीक में आगे थे। आज वो दूसरी साइड पर खड़े हैं और तमाम तर वो इक़दाम कर रहे हैं जिससे वकला तहरीक ना जन्म ले सके, और ये जो सिस्टम है इसको वो सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वकला जो हैं, जो बार्स हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, वो हमें कहीं गुम नज़र आती हैं। मैं समझता हूँ कि जब वकला तहरीक के लिए अगर वकला खुद बाहर नहीं निकलेंगे, मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं वो ऑर्गेनाइज तरीके से कोई बात नहीं करेंगी, तो ये बेहतर नहीं होगा और ये फिर ऐसे ही चलेगा। नहीं जनाब, आप क्या बात कर रहे हैं, वो तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब को तो बड़ा फ़ख्र है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, बार एसोसिएशंस के साथ मिल के चंदे उनको दिए हैं, खैरातें उनको कई अरब रुपए गुज़िश्ता 1 साल के दौरान तकसीम हुए। और फिर वो जो आप जजों की बात करें ना कि उनको भी साथ देना चाहिए, उन जजों का जो कि मोतरज़ हैं निज़ाम पे, लेकिन आप भी भोलपन की बात करते हैं कि जो लोग अगर आए हैं 26वीं तरमीम के नतीजे में अदालत के अंदर, तो क्या वो अपना मुस्तकबिल ख़राब करेंगे उसी निज़ाम के ख़िलाफ़ बात करके? तो बड़ी मेरे ख्याल सीधी सी बात है। ऐसा मैं एक बात ज़रूर करूँगा, आपने कहा कि क्या अब इस अदलिया की फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। मेरे ख़्याल में हमें उस काजी की फातिहा भी नहीं पढ़नी चाहिए जो अपनी ज़िंदगी में लोगों को बग़ैर जनाजे के दफनाता है और इंसाफ जो है उसकी लाश को ठिकाने लगाता है। ऐसे काजी की तो फातिहा भी नहीं पढ़नी चाहिए। अच्छा जनाब, आपने मतीउल्लाह जान ने प्रोग्राम जो रैप अप कर दिया, इसके बाद मेरे लिए कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।